जी। गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर रहे थे? कहाँ तक पहुंचे थे लास्ट क्लास में? हाँ जी। MRTS। अच्छा, आइसो क्वेंट वाला चीज पूरा पूरा पढ़ना था। वो बच्चा आया है क्या? क्या नाम है? क्या नाम था उसका? कुछ तो नाम था उसका। चलो। MRTS वाला बात किया था, सही कह रहे आप लोग। हाँ जी। तो आइसो क्वेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आइसो क्वेंट क्या होता है लिखवा दिया था मैंने आप लोग को, है ना? ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो आइसोक्वेंट कर्व कैसा होता है? आइसोक्वेंट कर्व बिल्कुल तुम्हारा इंडिफरेंस कर्व की तरह बनता है, ठीक है? कॉन्वेक्स होता है। जिस तरह से हमारा इंडिफरेंस कर्व बनता है उसी तरह तुम्हारा आइसोक्वेंट कर्व। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में तुम बता रहे थे दो अलग अलग गुड्स के कॉम्बिनेशन जो कंज्यूमर को क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। और आइसोक्वेंट में तुम बात कर रहे हो लेबर और कैपिटल के अलग अलग कॉम्बिनेशंस का, जो तुमको क्या कर रहे हैं, सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो ये जो कर्व है तुम्हारा बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व जैसा ही बनता है। ओके, यानी आप इसको बोल सकते हो कि ये प्रोडक्शन का क्या है, इंडिफरेंस कर्व है। प्रोडक्शन वाले कॉन्सेप्ट का इंडिफरेंस कर्व है। तो अगर तुमको याद हो तो इंडिफरेंस कर्व का जब अपन स्लोप निकालते थे, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप अपन जब कैलकुलेट करते थे तो स्लोप होता था इंडिफरेंस कर्व का MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो एक रेट होता था जिससे अपन को पता लगता था कि भाई कितना कितना यूनिट्स, कितना कितना यूनिट्स एक कमोडिटी का हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि दूसरी वाली जो कमोडिटी है उसका एक एडिशनल यूनिट का हम कंजम्पशन कर सकें। तो इधर MRS के कॉन्सेप्ट को हम किस क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। किसके साथ में सब्स्टिट्यूट करते हैं? MRTS के साथ में, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। और आज तुमको शायद स्पाइरल मिल जाएगा, प्रिंट का तो उसी दिन बोल दिया था मिल जाना चाहिए, तो उसे लिखवा नहीं रहा हूं मैं क्योंकि तुमको फाइल मिल ही जाएगा आज। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कैसा कि भाई आप लेबर और कैपिटल इधर मार्क करोगे, एक तरफ आपका लेबर आ जाएगा, एक तरफ आपका कैपिटल आ जाएगा। तो आप कितना कितना यूनिट्स, आप कितनी कितनी यूनिट्स सेक्रीफाइस कर रहे हो, किसकी? कैपिटल की, फॉर द यूज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। लेबर का एक एडिशनल यूनिट को बढ़ाने के लिए आप कैपिटल की कितनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस कर रहे हो, ठीक है? उसको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। वहां पे फॉर्मूला बनता था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, है ना? तो हमेशा अपन क्या करते हैं, जो डिक्रीज हो रहा होता है, जो लूज करता है उसको कहाँ रखते हैं? न्यूमरेटर में। और जो गेन कर रहा होता है उसको कहाँ रखते हैं? डिनोमिनेटर में। ऐसा ही करते हैं ना? हाँ। तो इधर भी ध्यान रहे, लेबर किधर आता है? लेबर आता है एक्स एक्सिस पे, और आप कैपिटल किधर लोगे? वाई एक्सिस पे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन वाई यानी कि
चेंज इन यूनिट्स ऑफ कैपिटल अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर, कि कितना कितना कैपिटल आपने सेक्रीफाइस किया इन ऑर्डर टू यूज एन एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर। लेबर की एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करने के लिए, प्रोडक्शन में यूज में लेने के लिए आपने कैपिटल की कितनी यूनिट्स को सेक्रीफाइस किया। तो चेंज इन यूनिट्स ऑफ कैपिटल अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ लेबर। अच्छा एक बात, यहाँ पे ये दोनों जो आएंगे आपके, लेबर और कैपिटल को क्या बताया गया है? सब्स्टिट्यूट्स बताया गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री बताया गया है? सब्स्टिट्यूट्स बताया गया है, तभी हम क्या कर रहे हैं इनको आपस में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ कैपिटल, यूनिट्स ऑफ लेबर, यूनिट्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल लगातार कम हो रही है, लेबर लगातार बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये जो MRTS निकलेगा, यहाँ पे ये जो MRTS निकलेगा, ये भी क्या हो रहा होगा? जस्ट लाइक MRS क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। जैसा जैसा अपन कर्व के ऊपर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, जैसे जैसे अपन कर्व के ऊपर, अरे बस कर, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, ये कर्व क्या होगा? इट टेंड्स टू डिक्लाइन, या इसका जो स्लोप है इट टेंड्स टू डिक्लाइन। क्या आपका जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ रहा होगा, रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन आ रहा होगा, वो क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। सेम चीज ने आप करके बताया है। MRTS निकाला है 9 - 6 और 10 - 5 करके, पहले MRTS 0.6 आया, देन 0.4 आया एंड देन 0.2 आया। इस तरीके से MRTS निकलेगा। या पढ़ लेते हैं, आ जाइए। आइसो मीन्स, ये क्या हो रहा है इसको भी, आइसो मीन्स इक्वल एंड क्वांट मीन्स क्वांटिटी, ठीक है। हेलो,
हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग, मैं यहीं पे न्यू रूम में। हेलो। ठीक है, आता हूँ आता हूँ। हाँ, बाकी कैरेक्टरिस्टिक देखा। आइसोक्वेंट्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड, दैट इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि हम एक ही क्वांटिटी को बढ़ाने की दूसरी क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, ठीक है। देन isoquants do not touch either axis since it indicates that output can be producing by using only one factor which is not considered under the study of isoquants। तो हमको दोनों का कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो चाहिए, इसलिए हम जीरो किसी को नहीं कर सकते। An isoquant lying above and to the right of another isoquants represent a higher level of output। Two isoquants cannot cut each other। क्यों? दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग। क्यों? क्योंकि इधर जो आपके लेबर कैपिटल यूज हुआ है, इधर जो लेबर कैपिटल यूज है वो अलग अलग हुआ है, तो आउटपुट का क्वांटिटी भी अलग अलग रहेगा। एंड सेम बात जो वहां लगता था इंडिफरेंस कर पे कि जरूरी नहीं कि दो इंडिफरेंस कर क्या होने चाहिए एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, सेम बात इधर भी कि आइसोक्वेंट्स नीड नॉट टू बी पैरेलल टू ईच अदर। एज यू कैन सी, पैरेलल का मतलब होता है कि उनके बीच का डिस्टेंस है वो सेम रहे। यहाँ से वो क्या होता रहा है, इट टेंड्स टू
रिड्यूस, बट हाँ ये कभी इसको इंटरसेक्ट नहीं भी करेगा, तो जरूरी नहीं कि दे क्या हो, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये तो था आपका आइसोक्वेंट। दूसरा आता है आपका आइसोकॉस्ट लाइंस। अब आइसोकॉस्ट लाइन क्या बोलता है, एक बार लिख लो। ठीक है, तो आइसोकॉस्ट लाइन क्या होगा, ये एक ऐसा कर्व रहेगा आपका जिधर क्या होगा, आप लेबर और कैपिटल के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन देखेंगे जो आप क्या कर पा रहे हो, सेम सेम एक्सपेंडिचर में या सेम कॉस्ट में अटेन कर पा रहे हैं। इधर आपका जो एक्सपेंडिचर का जो लेवल है या आपका जो खर्चा बैठ रहा होगा वो क्या रहा होगा, सेम आ रहा होगा, परंतु कॉम्बिनेशन किन के रहेंगे, लेबर और कैपिटल की। कि लेबर और कैपिटल के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस जो क्या हो रहे हैं, बेसिकली उस प्रोड्यूसर के बजट में बैठ रहे हैं, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं। लेबर और कैपिटल के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जो कि उस प्रोड्यूसर के बजट में बैठ रहे हैं। गिवन आउटले के अंदर जितना भी हम कॉम्बिनेशन ट्राई कर पा रहे हैं, गिवन एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे रखा है, उस एक्सपेंडिचर के अमाउंट के अंदर हम जितने कॉम्बिनेशन ट्राई कर पा रहे हैं, किसके, लेबर और कैपिटल के, तो उससे जो कर्व बनेगा आपका, दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोकॉस्ट कर्व। अब इधर क्या है ना, एक्सपेंडिचर जो निकलेगा वो किस बेसिस पे निकलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑफ कैपिटल एंड प्राइस ऑफ लेबर, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वेजेस ऑफ लेबर, है ना भाई। एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा, जितना यूनिट्स आपने लेबर का यूज में लिया और पर लेबर वेजेस जो भी आप पे कर रहे, जितना कैपिटल आपने यूज में लिया और कैपिटल का जितना कॉस्ट आ रहा, उसी के बेसिस पे आपका क्या निकल के आएगा, एक्सपेंडिचर निकल के आएगा ना। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्राइस ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और दोनों का जो प्राइस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक बार आपको दे दिया कि भाई एक लेबर जो है वो 10 रुपए में अवेलेबल है और 1 यूनिट ऑफ कैपिटल जो है वो आपको 40 रुपए में अवेलेबल है, तो वो जब थ्रू आउट द कॉस्ट कर्व, ये आप जो लाइन बनाएंगे, थ्रू आउट दैट लाइन आप जितने भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे लेबर और कैपिटल के, हर जगह उनका जो प्राइस आना है वो क्या आना है, कांस्टेंट आना है ना। तो यहाँ पे जो स्लोप बनता है इसका, आइसो कॉस्ट लाइन का जो स्लोप बनता है वो कैसा बनता है, कांस्टेंट। इसलिए जो कर्व बनता है आपका कैसा बनता है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक सीधा सा एक ऐसा लाइन बन जाता है आपका, ठीक है, ऐसा चीज है। समझ में आ रही बात। तो दिस इज योर आइसो कॉस्ट लाइन, इधर लेबर इधर कैपिटल, ये कुछ अलग 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 कॉम्बिनेशन रहेंगे जिन पे आपका कॉस्ट ऑफ या आपका जो एक्सपेंडिचर है
योर एक्सपेंडिचर विल बी सेम। क्या हो गया संस्कृति? हाँ जी, ये बजट लाइन जैसा ही है, ये प्रोडक्शन का, ये कॉस्ट का बजट लाइन हो गया। वहाँ कंज्यूम आईसी में आपने इसको बजट लाइन बोला था। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which a consumer can consume with his given level of income। और इधर क्या है, which a producer can produce with given level of expenditure। ठीक है, different different combinations of labor and capital which a producer can produce with given level of expenditure, that is ये तुम्हारा प्रोडक्शन कॉस्ट का बजट लाइन बन गया, एक तरीके से प्रोड्यूसर का बजट लाइन बन गया। ठीक है, कि प्रोड्यूसर का बजट यानी खर्चा इसके बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ये वो मैक्सिमम खर्चा जो प्रोड्यूसर बेचारा कर पा रहा है। आओ, कैसे हो बेटा? मैंने पूछा कैसे हो बेटा? हाँ, ही इंटरेस्टेड नहीं है जवाब देने में। कोई बात नहीं, एटीट्यूड दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, आ जाओ पढ़ के देखते हैं इसको। देखिएगा, आइसो कॉस्ट लाइन shows the various alternative combinations किसका, of two factor inputs which a firm can buy with given amount of money। तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के देता है किसके, दो फैक्टर इनपुट्स के, जो कि एक फर्म, जो कि एक प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, खरीद सकता है, यूज में ले सकता है। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वल कॉस्ट लाइन और दी बजट लाइन और दी बजट कॉन्स्टेंट लाइन। बजट कॉन्स्टेंट क्यों बोल रहा, क्योंकि इसके बाहर आप अपना प्रोडक्शन ले जा नहीं सकते, इससे ज़्यादा लेबर और कैपिटल को यूज में ले नहीं सकते। ये तुम्हारे इनपुट के ऊपर क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, एक तरह का रेस्ट्रिक्शन हो गया कि इससे ज़्यादा इनपुट अपन यूज में नहीं ले सकते। तो आपकी आइसो कॉस्ट लाइन हो गई, बिल्कुल बजट लाइन जैसी है ना? अरे बोलो हाँ, ओके। अब ये दो बजट लाइन क्यों दिए, वो शिफ्ट बता रहा है, शिफ्ट, फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट, याद है? बजट लाइन में, कंज्यूमर वाले चैप्टर वाले में तुम्हारे बजट लाइन में शिफ्ट कब आता था, दो कारणों से, या तो कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ जाए या प्राइस में चेंज आ जाए। तो सेम इधर भी हो सकता है कि अगर जो प्रोड्यूसर है उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, है ना, उसके पास एडिशनल कैपिटल कहीं से आ जाए, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, शिफ्ट आ जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट। और वही एक्सपेंडिचर ही कम हो जाए तो बैकवर्ड शिफ्ट। प्राइजेस बढ़ गए लेबर और कैपिटल के तो बैकवर्ड शिफ्ट, और प्राइजेस कम हो गए लेबर और कैपिटल के तो फॉरवर्ड शिफ्ट। सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। फीचर्स में चाहूँगा तुम खुद ही पढ़ लो, चलो फीचर्स पढ़ लो इसके। अब तुम्हारे तो खुद के कुछ फीचर है नहीं, इसके ही पढ़ लो। यहाँ इसने बहुत अच्छी बात बोली है, ये वाली, तो यहाँ तक पहुंचो फिर बात करते हैं। है जी, मार्क कराना, क्या कह रहा है, कांस्टेंट, हाँ पढ़ लिया। क्या बात बोल रहा है, समझ में आया क्या बोल रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आया, ABC तीनों पॉइंट समझ में नहीं आया? ए वाला क्लियर है? नहीं बताओ, ए वाला क्लियर है, बी वाला क्लियर है, सी वाले की बात करते हैं। Whenever there is
पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द आइसो कॉस्ट लाइन, शिफ्टिंग यानी वही फॉरवर्ड शिफ्ट और बैकवर्ड शिफ्ट जो मैंने बताया, दो रीजन आपको बताया, या तो आपका एक्सपेंडिचर चेंज हो रहा है या फिर दोनों इनपुट्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं। तो अगर शिफ्टिंग हो रही है किस कारण, ड्यू टू अ चेंज इन एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर के कारण यदि चेंज आ रहा है, यानी आपके जो आइसो कॉस्ट लाइन है रोहन बेटा, वो यदि शिफ्ट हो रही है किसी कारण एक्सपेंडिचर में चेंज आने के कारण, तो क्या होगा, उसमें आपका जो स्लोप रहेगा आइसो कॉस्ट का वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यों? पक बुड़पक। देखो बजट लाइन का स्लोप क्या होता था, हाँ, पी एक्स अपॉन पी वाई, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, इसीलिए उसको प्राइस लाइन बोलते थे। याद करो, याद कर पार्थ। हाँ हाँ क्या होता है, हाँ 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 था तो सही है, ऐसा नहीं, दिमाग से याद कर। तो प्राइस दर बोलते थे अपन कांस्टेंट। अगर सुनना मेरी बात, अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है तो क्या प्राइस चेंज होगा क्या? नहीं। अरे शिफ्ट जो आया वो किस कारण आया, इनकम चेंज होने से। प्राइस चेंज हुआ था क्या? नहीं। तो प्राइस का जो भाई रेशियो ऑफ प्राइस ही तो क्या होता था, स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो प्राइस का रेशियो पहले भी 3:4 था, बाद में भी क्या रहेगा 3:4। तो अगर सिमिलरली इधर एक्सपेंडिचर में चेंज लाने की वजह से तुम्हारा शिफ्ट आ रहा है, भाई पहले क्या था, मैं 5,000 रुपए खर्च कर सकता था तो बजट लाइन कुछ बन रही थी, अब मुझे बोल दिया तुम्हारा बजट डबल हो गया है, अब तुम 10,000 रुपए खर्च कर सकते हो। पहले प्राइस ऑफ लेबर, लेबर क्या, लेबर, प्राइस ऑफ लेबर था 50 रुपया और प्राइस ऑफ कैपिटल था मान लेते हैं 120, 120 नहीं, थोड़ा अपन रेशियो निकाल लेते हैं, क्या ना ये पॉइंट पॉइंट तुमसे होगा नहीं। तो इधर अगर इनका स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट, स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट, तो क्या रहेगा, दैट विल बी द प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल। स्लोप क्या रहेगा आइसो कॉस्ट का, आइसो कॉस्ट का प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल, दैट विल बी 50 अपॉन 150, 1:3। अभी जब एक्सपेंडिचर बढ़ के 10,000 हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट आ गया, परंतु इन दोनों का प्राइस क्या है अभी भी 50 और 150 ही तो है। इन दोनों का प्राइस क्या है अभी 50 और 150 रहेगा ना। तो अभी स्लोप का वैल्यू कितना आएगा 1:3 तो आएगा। तो जब अगर शिफ्टिंग हो रही है किसी कारण, चेंज इन एक्सपेंडिचर के कारण, आपका स्लोप पे कोई असर नहीं पड़ेगा, योर स्लोप विल बी कांस्टेंट। आया बात समझ में, समझे बात को। वहीं अगर शिफ्ट आ रहा है किस कारण, एक्सपेंडिचर तो उतना ही है 5,000 का ही बजट है अभी भी, परंतु प्राइस ऑफ लेबर और कैपिटल क्या हो चला है, कम हो चला है। ये हो गया है 40 और ये हो गया है 100। यहाँ पे शिफ्ट आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा क्या, यहाँ पे शिफ्ट आएगा क्या, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा क्या? ये नहीं कैसे बोल रहा था तू, क्योंकि पैसा बच रहा है ना इस बार, है ना, ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे पिछली बार के मुकाबले। परंतु इस बार क्या हो रहा है, जो इसका स्लोप है, हाँ रेशियो बदल गया, रेशियो कितना आ गया 2:5। तो इस बार शिफ्ट आ रहा है, पर क्या हो रहा है, स्लोप का वैल्यू चेंज हो रहा है। ये कब हो रहा है, जब प्राइस ऑफ इनपुट्स क्या हुए, चेंज हुए। तो सेम बात तुमसे देखो यहाँ बोल रहा है वो बेचारा, कि अगर एक्सपेंडिचर चेंज हुआ तो स्लोप क्या रहेगा, इट विल रिमेन द सेम, परंतु अगर प्राइस ऑफ इनपुट चेंज हुआ तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बस ये तो बोल रहा था, ठीक है। बाकी ये से बताया था शिफ्टिंग दोनों तरीके से हो सकती है, परंतु स्लोप का वैल्यू चेंज कभी होगा, जब प्राइस ऑफ इनपुट की वजह से शिफ्ट आया है। तो समझ गए, हाँ ऐसा चीज। चलिए, तो ये आइसो कॉस्ट हो गया, अब आइसो क्वेंट हो गया। अब जैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला था, वहां पर बजट लाइन बना दी, इंडिफरेंस कर्व बना दिया, कि यार इंडिफरेंस कर्व में तो वो सभी कॉम्बिनेशन दिख रहे थे ना, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, परंतु कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहां रहता जो कॉम्बिनेशन मेरे बजट में था। सिमिलरली आइसो क्वेंट तो क्या बता रहा है, सेम लेवल ऑफ आउटपुट बता ही रहा है। संस्कृति क्या हो गया यार, तंग कर रहा है वो तुझे, क्या हो गया, एसी क्या करूं, क्यों करूं, तुम्हें जगह बदल लो, इधर इस तरफ बैठ जाओ, चिपक वो फेविकॉल थोड़ा लग गया उधर सीट से, इधर आ जाओ, चलो आजा, जगह चेंज कर ले, जन्मदिन वाला दिन तबियत खराब होगी क्या मतलब है, इधर आ जा, इधर आ, इधर आ जा। ए मनप्रीत, जगह दो उसको बैठने की, तीनों चिपक चिपक के बैठ जाओ, हो जा चेंज हो जा।
आ जा, इधर जा। अरे यार क्या है, शिवांगी चली जाना यार। नहीं करूंगा। क्यों करूं? मेरे को हवा नहीं आएगी तुम्हारी वजह से फिर। तेरे लिए वैकेंसी निकलवा दूं तेरे लिए रेलवेज के अंदर। अब इधर ठंड लग रही है। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। थोड़ा थोड़ा ठंड सहन कर लो। रुक जा, मैं थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ बस। ठंडा हो गया है। अरे उधर गर्मी लग रही है। चलिए आइए। हाउ सो अर्ली, मतलब इतना जल्दी कैसे? ओह ओके, कोई बात नहीं। पर तुम बिल्कुल सही टाइम पे ओपन प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन खत्म कर रहे, बैठ जाओ। देयर इज नथिंग बैड इन गेटिंग लेट। देखिएगा, क्योंकि तुम्हारी फितरत है वो उसकी फितरत फितरत नहीं है। आई बात समझ में? चलिए, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में क्या? अरे आइसो क्वांट तो तुमको वो कॉम्बिनेशन बता देगा, है ना, जिन पे तुम्हारा प्रोडक्शन का लेवल सेम रह रहा है। परंतु हर कोई कॉम्बिनेशन आपके इनपुट का क्या नहीं हो सकता, आपके एक्सपेंडिचर में, आपके बजट में नहीं आ सकता। तो जब आपका आइसो क्वेस्ट आइसो क्वांट को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा ना, तो वो आपको ये बता रहा है कि ये वो आउटपुट का लेवल है जो कि सेम भी रह रहा था और आपके बजट में भी आ गया। तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। तो देखिएगा ये कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा। इधर बहुत सारे आपके लिए आइसो कॉस्ट कर बने हुए हैं, आइसो क्विंट बने हुए हैं। तो प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन किधर बैठ रहा है? तो दो कंडीशन रहेगा इधर भी सिमिलरली इंडिफरेंस कर्व की तरह। पहला कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, आपका जो आइसो कॉस्ट है, आइसो क्वेंट उधर इंडिफरेंस कर्व होता था, इधर क्या रहेगा, आइसो क्वेंट। तो आइसो क्वेंट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, आइसो क्वेंट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। किधर से, ओरिजिन से। और दूसरा क्या कहलाएगा कि स्लोप ऑफ आइसो क्वेंट बराबर आना चाहिए स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट के, है ना। यानी कि आइसोक्वेंट कर्व और आइसोकॉस्ट कर्व क्या करना चाहिए एक दूसरे को, इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट ये 5 जगहों पर कर रहा है, 6 जगहों पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मैंने 6 के 6 पॉइंट्स मार्क कर दिए। अब अपन यहाँ पे इक्विलिब्रियम बैठ के निकालते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन निकालते हैं। तो पहला कंडीशन तो सभी जगह सेटिस्फाई हो गया, कौन सा वाला, इंटरसेक्ट करने वाला 6 जगह हो गया। दूसरा कंडीशन क्या था कि जो पॉइंट ऑफ आपका इक्विलिब्रियम रहेगा या पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन रहेगा वो कैसा होना चाहिए, वो ओरिजिन से कॉन्वेक्स होना चाहिए। अब ये कॉन्वेक्स है परंतु ओरिजिन से नहीं है, ये भी कॉन्वेक्स है परंतु ओरिजिन से नहीं है, ये कॉन्वेक्स, ये दोनों क्या आ रहे हैं, ओरिजिन से कॉन्वेक्स आ रहे हैं। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या, क्यों दूं? जब दिख रहा है मुझे ऐसे तो क्यों दूं? अब समझो, परंतु ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, ये दोनों, ये दोनों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी, कॉन्वेक्सिटी भी और इंटरसेक्शन भी। तो इसमें से किसको प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन लिया जाए? तो देखो, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मुझे क्या चाहिए, ज्यादा आउटपुट चाहिए।
क्या चाहिए, ज़्यादा आउटपुट। अब डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर मैं क्या कर पाऊंगा, अगर मेरा एक्सपेंडिचर मुझे अलाउ कर रहा है, यानी मेरे पास ज़्यादा खर्चा अगर एडिशनल आ जाता है, तो ऑब्वियसली बात है मेरा इक्विलिब्रियम कहाँ रहेगा, इस वाले पॉइंट पे। पर अगर मेरे पास जो रिसोर्सेज है, यानी मेरा जो खर्चा है वो लिमिटेड है, तो मेरा जो इक्विलिब्रियम रहेगा वो यहाँ रहेगा। यानी ये आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ये भी आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन हो गया। और अगर आपका कभी एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो फिर आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन कौन सा हो जाएगा, ये। फिर और बढ़ता है तो शायद इसके आगे आ जाएगा। तो इसलिए को आप इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं एक्सपेंशन पाथ। हर बार तुम्हारा प्रोडक्शन का एक्सपेंशन हो रहा है, यानी तुम्हारा जो प्रोडक्शन यूनिट भी है उसका भी क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, ऐसा। बाकी हुआ क्या है, अगर ये इसी आइसो क्वांट की बात करूं, है ना, यहां पर भी और यहां पर भी दोनों जगह इंटरसेक्शन हुआ, आइसो क्वांट तो सेम है, क्वांटिटी तो सेम है, तो फिर यहां पे इक्विलिब्रियम क्यों लिया, क्योंकि सर इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इसका जो क्या कहते हैं कॉस्ट है, एक सेकेंड, ये मेरा ये मेरा बजट लाइन था इधर, और एक बजट लाइन था, ठीक है ना। अब ये बजट लाइन और ये बजट लाइन में क्या अंतर है, इसका जो एक्सपेंडिचर है ना, इसका जो बजट है वो ज़्यादा है। तो जब एक इंटरसेक्शन यहाँ हुआ और एक इंटरसेक्शन यहाँ हुआ, क्वांटिटी तो दोनों जगह सेम है, पर हमारा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन यहाँ ही क्यों आ रहा है, क्योंकि सर यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, और प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब था कि आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, कम है। तो कम कॉस्ट कहाँ लग रही है, यहाँ। तो ये क्या निकलेगा, आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन निकलेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने ऐसा बोला कि आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट क्या करना चाहिए एक दूसरे को, इंटरसेक्ट, ताकि वो क्वांटिटी भी बनी रहे और वो हमारे बजट के अंदर लाई कर जाए। देखिएगा, a firm may try to minimize its cost for producing a given level of output। गिवन लेवल ऑफ आउटपुट ये भी है, गिवन लेवल ऑफ आउटपुट ये भी है, दोनों की प्रोडक्शन लेवल सेम है, परंतु हम क्या चाहते हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, इसलिए हम कहाँ ले आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, और इट मे ट्राई टू मैक्सिमाइज द आउटपुट फॉर अ गिवन कॉस्ट। A profit maximizing firm is interested to know what combination of factors of production would minimize its cost of production for a given output and also the optimum level of output उसको दे पाएं। This is obtained by combining firm's production and cost function, namely isoquant and isocost. Isoquant represent technical conditions of production for a product, and isocost line represent various levels of cost. Together, these can help the firm to optimize its production. Suppose a firm, अब reason principle समझे इसके पीछे का। Suppose a firm has already decided about the level of output to be produced, say 100 units, denoted by the isoquant P in the diagram. Isoquant P in the diagram, किधर है isoquant P? अच्छा ये वाला, this is P। 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है इस पे, ठीक है। The firm will try to use the least cost combination of factors to produce the pre-decided level of output, और least cost जो आ रहा है वो किधर आ रहा है, इसी पॉइंट पे आ रहा था। This can be found by superimposing the isoquant that represent the pre-decided level of output and isocost line जो कि आपको expenditure बताएगा। The point of tangency between any isoquant and isocost line give the lowest cost combination of inputs that can produce the level of output associated with the isoquant. This point gives the maximum level of output जो कि आप उस cost में क्या कर पा रहे हो, produce कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप देखोगे इसको, इस पूरे बजट लाइन को, तो ये क्या है, अलग अलग आपके खर्चे हैं, परंतु ये वाले पॉइंट पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल रहा है। क्योंकि अगर मान लो इधर से भी कोई कर्व पास हो रहा होता तो यहाँ भी इंटरसेक्शन हुआ, कॉस्ट उतनी लग रही है, परंतु क्वांटिटी इससे क्या है, पहले वाले से क्वांटिटी कम रहती। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख लो कि गिवन कॉस्ट में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे, या
उतना आउटपुट प्रोड्यूस कर पा रहे कम से कम कॉस्ट में, तो आपने उसको प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन बोला। ठीक है, दोनों ही पहलू सही हैं आपके। For 100 units of output as per ISO quant P, the ISO cost, the point on ISO cost line B, ये B वाला इधर वाला जो हमने बना रखा है, represent the least cost combination when a firm grows and increase output to 200। अगर 200 कर लें तो वो किधर हो रहा है, वो इधर हो रहा है, तो उधर आपका ISO quant उधर बनता और वो आपका प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन रहता। देन दी क्या दी ऑन क्या, एक सेकंड, व्हेन अ फर्म ग्रोज एंड इंक्रीजेस आउटपुट टू 200 यूनिट्स denoted by ISO quant Q, the on the ISO cost line D represent the least cost combination। तो यहाँ पे आपका least cost combination था अगर आप अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, क्वांटिटी को बढ़ाने का सोचते तो। A line joining all these tangency points, अगर इन सभी टेंजेंसी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करो, ऐसे कभी आगे कुछ बनता है और आगे कुछ बनता है, तो इनको मिलाकर के जो लाइन बनती है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सपेंशन पाथ। तो एक्सपेंशन पाथ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भाई द लाइन जॉइनिंग ऑल द टेंजेंसी पॉइंट्स ऑफ आइसो क्वांट एंड आइसो कॉस, उसको क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे अलग अलग नाम होंगे, तो ध्यान रखना है आपको, एक्सपेंशन पाथ बोलेंगे। तो ये तुम्हारा प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन वाला चैप्टर भी, यानी ये जो रेवेन्यू कॉस्ट वाला जो भी चीज़ था ये खत्म हुआ। तो आपका 5th और आपका 6th दोनों पोर्शंस अब खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा जो हम पढ़ेंगे, ऑब्वियसली आते कल की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज मार्केट फॉर्म्स एंड प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन। इधर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, पहला तो आप पढ़ोगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट, अलग अलग तरह के, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ओलिगोपोली, थोड़ा बहुत डुओपोली के बारे में पढ़ोगे, थोड़ा बहुत मोनोसोनी फॉर्म ऑफ मार्केट के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो कितना 3 4 5 6 अलग अलग मार्केट्स हो जाएंगे आपके। वो मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्यों नहीं पाता है। और अब क्या है ना, याद करो तुमको बताया गया था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, बोले प्रोड्यूसर तो इक्विलिब्रियम में है, परंतु उस प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो क्या रहा है, मैक्सिमम मतलब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या वो फाइंड करना था ना, तो वो चीज अपन फाइंड करेंगे इसी चैप्टर में। क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन के रेवेन्यू कर्व अलग बनेगा, मोनोपोली का अलग बनेगा, मोनोपोलिस्टिक का अलग बनेगा, शॉर्ट रन के अलग बनेंगे, लॉन्ग रन के अलग बनेंगे। फिर अपन देख लेंगे, वैसे तो क्या होता है परफेक्ट कंपटीशन में बोला जाता है कि अ फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन, है ना, कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, फर्म केवल क्या कर पाती है, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाती है। तो वैसे आपको देखना मोनोपोली में कौन सा प्रॉफिट अर्न होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सा होता है। शॉर्ट रन में तो सभी तरह के प्रॉफिट हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द प्राइस। तो शॉर्ट रन के कर्व अलग बनेंगे और लॉन्ग रन के कर्व अलग बनेंगे, और तीनों के कंडीशन चेक करेंगे, सुपर नॉर्मल का भी और लॉस का भी। तो अगर ऐसे आप देखोगे एक मार्केट, फिर लॉन्ग रन शॉर्ट रन में भी 3 कंडीशन, तो 3 इधर 3 इधर, 6 एक मार्केट का 6, 2 मार्केट का 12, 3 मार्केट का 18, तो ऐसे तो 18 कर बनेंगे। ठीक है, तो पर क्या है ना, जैसा कर शॉर्ट रन में बनेगा वैसा ही कर लॉन्ग रन में बनेगा, तो अपन तो एक ही तरह कर देख लेंगे, 9 कर्व अपने को देखने रहेंगे, तो उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बस तुमको एक वो याद रखना पड़ेगा कि इन दी लॉन्ग रन जनरली इस मार्केट में कौन सा क्या होता है। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो नॉर्मल प्रॉफिट रहता है क्योंकि वहां पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, पर मोनोपोली में क्या है ना, दे हैव दी प्राइस कंट्रोल, तो वो अपने प्रॉफिट्स बढ़ा सकता है, तो वहां पे कैसा रहेगा वो देख लेंगे तभी। तो ये चैप्टर भी तुम्हारा छोटा रहेगा, 3-4 लेक्चर रहेगा और ये भी चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो पिछले कितना 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ते में अपन ने 2 चैप्टर खत्म करे, प्रोडक्शन कंसेप्ट एंड कंसेप्ट। तो आने वाले हफ्ते में अपन ये वाला चैप्टर भी खत्म कर लेंगे और बिजनेस साइकिल भी खत्म करेंगे, तो उससे तुम्हारा पार्ट भी खत्म हो जाएगा। और फिर जो रिमेनिंग 3 चैप्टर रहेंगे तुम्हारे, इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम और हाँ एडीएस नेशनल इनकम के अंदर ही है, इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम और एक मनी मार्केट वाला, तो वो करके फिर तुम्हारा सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, जुलाई तक खत्म करने का अपन पूरा कोशिश करेंगे, जुलाई एंड तक का, ताकि तुमको रिवीजन और बाकी चीज़ों के लिए समय मिल जाए। तो अगर टेस्टिंग जैसे रहेगी अगर, तो पार्ट ए पार्ट भी पूरा आ जाएगा। ठीक है, नियर अबाउट 1 हफ्ता ये वाला वीक और लगना चाहिए अपन को इसको खत्म करने के लिए, तो पार्ट ए पार्ट भी पूरा आ जाएगा तुम्हारा। और पार्ट सी में तुम लोग मंथ में हो जाएंगे, तो
ठीक है। ठीक, बता दूंगा। चलिए ये वाला क्लास फिर ये एंड करते हैं आपका। कल ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।